जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक विशाल हिमखंड जो है सो अंटार्कटिका में बेडल सागर है वहाँ से अलग हुआ है, जिसका नाम है A76। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, जानेंगे जो ये किस कारण से टूटा है, इससे क्या जो है सो चिंताएँ होने वाली है, और इन सब बारे में जो है सो जानेंगे जो ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंटार्कटिका के बेडल सागर में स्थित जो है दोस्तों रॉन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्सों में एक विशाल हिमखंड जो है सो A76 नाम का उसका खंडन हुआ है। ठीक है, इसका आकार दोस्तों 4320 वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार कितना है? 4320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका छवि। तो ये वेडल सागर में एक A76 जो है सो A76 नाम का एक विशाल हिमखंड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब जानते हैं A76 के बारे में। तो A76 क्या है? तो हाल ही में जो है सो कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट मिशन द्वारा कैप्चर की गई उपग्रह छवि में जो है सो A76 को देखा गया था। ठीक है, सेंटिनल फर्स्ट जो है कोपरनिकस पहल एक पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशनों में से एक है। यानी कि कोपरनिकस पहल जो है सो आपको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के एक मिशन है। ठीक है, आपको अब यह दूसरे स्थान पर मौजूद A21 से आगे निकल गया है, जो आकार में लगभग 3380 वर्ग किलोमीटर और बेडल सागर में तैर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये A76 के बारे में है, जो कि आपको कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट द्वारा जो है सो मिशन जो है सो एक मिशन है, इसके द्वारा उपग्रह छवि लिया गया है इसका। ठीक है, और वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। ठीक है, अब जानते हैं आइसबर्ग के बारे में। जो आइसबर्ग क्या होता है? तो आइसबर्ग या हिमशैल क्या होता है दोस्तों? तो एक हिमशैल्फ एक बर्फ होती है जो ग्लेशियरों या आइस शेल्फ से टूटकर खुले जल में तैरती है। तो एक हिमशैल जो है दोस्तों एक बर्फ होती है, ये एक बर्फ होती है जो ग्लेशियरों या आइस शेल्फ से टूटकर खुले जल में तैरती है। यहाँ इतना तक तो आप जानते हैं। उसके बाद आइसबर्ग जो है सो समुद्र की धाराओं के साथ तैरते हैं। आइसबर्ग क्या होता है? समुद्र की धाराओं के साथ तैरते हैं और या तो उथले पानी में फंस जाते हैं या स्थल के समीप रुक जाते हैं। यानी कि अगर उथले पानी है तो उसमें फंस जाते हैं आइसबर्ग, और अगर स्थल के समीप भी रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, US नेशनल आइस सेंटर जो है, US नेशनल आइस सेंटर USNIC एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक आइसबर्ग का नामकरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो अंटार्कटिका में जो है सो आइसबर्ग जो जितने भी हैं उनका नामकरण कौन करता है? एकमात्र ऐसा संगठन है ये US नेशनल आइस सेंटर USNIC एक ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक आइसबर्ग का नामकरण करता है और उन्हें ट्रैक करता है। ठीक है दोस्तों, उनकी लोकेशन देखता है, ट्रैक करता है। ठीक है, आइसबर्ग का नाम अंटार्कटिक चतुर्थांश जो है सो अंटार्कटिक क्वाड्रेंट के अनुसार रखा गया है, जिसमें उन्हें देखा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गए। अब हम जानते हैं आइस शेल्फ क्या होता है। तो आइसबर्ग हम जान गए। आइस शेल्फ एक प्रकार का लैंड आइस का तैरता हुआ विस्तार है, यानी कि एक बहुत ज़मीनी स्तर का, मतलब मान लीजिए ज़मीन के जैसा ही एक आइस का जो है सो पूरा विस्तार है। तो यहाँ ये कहाँ पे मिलता है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है सो आइस शेल्फ से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसे हम आइस शेल्फ कहते हैं। और यह अंटार्कटिक प्रायद्वीप के किनारे पर रॉन आइस शेल्फ, यानी कि अंटार्कटिक प्रायद्वीप जो है उनके किनारे पर रॉन आइस शेल्फ बर्फ की कई विशाल तैरती हुई परतों में से एक है। ठीक है, जो महाद्वीप को भूभाग से जोड़ती है और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, हम आइस शेल्फ के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं जो हिमनद जो है सो इसका खंडन क्या होता है। हिमनद का खंडन के बारे में जानते हैं। तो खंडन जो होता है, खंडन का अर्थ क्या है दोस्तों? खंडन एक जो है सो ग्लेशियोलॉजिकल शब्द है, जिसका आज से ग्लेशियर के किनारे, हिमनद का खंडन का अर्थ है दोस्तों ये एक ग्लेशियोलॉजिकल शब्द है, जिसका आज से जो है ग्लेशियर के किनारे की बर्फ़ के टूटने से है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जब कोई ग्लेशियर पानी या झीलों या समुद्र में बहता है
तो हिमनद का खंडन सबसे आम होता है। जब कोई बर्फ़ जो है सो पानी या समुद्र या किनारे पर बहता है तो हिमनद का खंडन सबसे आम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है लेकिन यह शुष्क भूमि पर भी हो सकता है, जहाँ इसे शुष्क खंडन के रूप में जाना जाता है। तो जब कोई ग्लेशियर पानी यानी कि झील या समुद्र में बहता है तो हिमनद का खंडन सबसे आम होता है, लेकिन यह शुष्क भूमि पर भी हो सकता है, जहाँ इसे शुष्क खंडन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम जान गए यहाँ तक। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो ग्लेशियर खंडन के हालिया मामले क्या क्या हुए हैं, यानी कि अभी हाल ही के समय में कौन कौन से ग्लेशियर खंडन के मामले सामने आए हैं। तो इसका पहला है दोस्तों 20वीं सदी के अंत तक, यानी कि 20वीं सदी, अब एक सदी का मतलब होता है दोस्तों, अगर 19वीं सदी है तो ये 19वीं सदी हो जाएगा 1801 से लेके 1899 यानी कि 1900 तक, और 19वीं सदी हो जाएगी 1901 से लेके, सॉरी दोस्तों 20वीं सदी हो जाएगी 1901 से लेके 2000 ईस्वी तक। अभी हम लोग 21वीं सदी में रह गए, यहाँ तक समझ गए। जो 20वीं सदी के अंत तक जो है सो लार्सन आइस शेल्फ, एक आइस शेल्फ का नाम है दोस्तों, भारी भरकम नाम है। तो लार्सन आइस शेल्फ जो है सो पश्चिम आर्कटिक प्रायद्वीप पर लगभग 10,000 साल से अधिक वर्षों से स्थिर था। हालांकि वर्ष 1995 में इसका एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद वर्ष 2002 में इसका दूसरा हिस्सा भी टूटा। ठीक है, इसके पास ही ये, अब एक मामले तो ये हो गए हालिया घटना जो है सो ग्लेशियर खंडन के। अब दूसरे इसके मामले हैं इसके पास ही स्थित विल्किंस आइस शेल्फ। विल्किंस आइस शेल्फ का खंडन जो है सो 2008 में और वर्ष 2009 में वर्ष 2009 में आपको A68 का खंडन वर्ष, यानी कि विल्किंस आइस शेल्फ का जो है सो खंडन 2008 और 2009 में हुआ था दोस्तों, तथा A68A ये सब आइस शेल्फ का जो है सो नाम है। यहाँ पे आप ध्यान लिखिएगा, लार्सन आइस शेल्फ, आपको विल्किंस आइस शेल्फ, ये जो है लार्सन आइस शेल्फ आपको 1995 में टूटा था, 2008-2009 में विल्किंस आइस शेल्फ टूटा था, और A68 का खंडन 2017 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं ग्लेशियर खंडन से चिंताएं क्या क्या हो सकती है। तो ग्लेशियर अगर खंडन होता है तो उससे चिंताएं क्या क्या होती है। तो दोस्तों शेल्फ के एक बड़े हिस्से को समय समय पर खंडित करना प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, यानी कि ग्लेशियर खंडन होना एक समय समय पर ये खंडित होता है, ये एक प्राकृतिक चक्र ही है। लेकिन अभी जो है सो जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया में तेजी आई है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस प्रक्रिया में तेजी आई है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1880 के बाद जो है औसत समुद्र स्तर, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 1880 है उसके बाद औसत समुद्र स्तर में लगभग 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है, और इस वृद्धि का लगभग 1/4 हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की परतों के पिघलने से हुआ है। ठीक है, तो 1880 से लेकर अभी, मतलब 1880 के बाद औसत समुद्री स्तर जो है, समुद्र का स्तर 9 इंच बढ़ा है, और इसका 1/4 मतलब जो है सो रोल अदा किया है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ जो पिघला है वो इसका भूमिका निभाया है इसके बढ़ोतरी में है। ठीक है, 9 इंच बढ़ोतरी के 1/4 हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ की परतों ने के पिघलने से हुआ है। समझ गए। और दूसरा अगला पॉइंट है, जो एक हालिया अध्ययन की माने तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और हाल ही में निर्धारित जलवायु परिवर्तन को धीमा करने संबंधी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य समुद्र के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में अगर कटौती भी हो जाती है और अभी निर्धारित किया गया है जलवायु परिवर्तन को धीमा करने संबंधी जितने भी जो भी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं वो भी अगर पूरा किए जाएं तो भी समुद्र के स्तर जो है जल के स्तर बढ़ने के लिए पर्याप्त बढ़ने से रोकने के लिए ये पर्याप्त नहीं है कार्यक्रम। ठीक है, वास्तव में अगर सभी देश पेरिस समझौतों के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा भी करते हैं तो ग्लेशियरों और बर्फ़ की परतों के पिघलने से समुद्र का स्तर दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा। यानी कि अगर पेरिस जलवायु समझौता के तहत अगर सभी देश अपने उस लक्ष्य को पूरा भी करते हैं ना, तो ग्लेशियरों और बर्फ़ की परतों के पिघलने से समुद्र का स्तर फिर भी दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा ही, तो उससे घटने की चांस नहीं के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए ग्लेशियर खंडन से चिंता है। तो आज के इस वीडियो का इतना ही था। ग्लेशियर के बारे में हम जान गए, उससे के हालिया मामले जान गए, ग्लेशियर क्या होते हैं, आइसबर्ग क्या होते हैं, वो सब समझ गए दोस्तों, और उसके बारे में चिंताएं जान गए। तो आज का ये वीडियो इतना ही था।
अब हम जाते हुए एक कोट पर ध्यान देते हैं जो कि महात्मा बुद्ध का है। तो अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जो बीत गया उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कीजिए, वर्तमान में अच्छे से काम कीजिए और कोविड जो है गाइडलाइन का पालन कीजिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।